Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classroom. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्किट क्या होता है पढ़ लिया था, कुछ सिंबल्स पढ़ लिए थे, है ना। और हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, 1 ओम किसे बोलते हो वो पढ़ लिया था, और उनकी सर्किट डायग्राम और ग्राफ पढ़ लिया था, राइट। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको एज इट इज याद रखना है। आज जो नया टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। आज नए तरीके से वापस हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझे तो हमको बस इतना समझना है, ओपोजिशन ऑफ करंट नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब करंट को रोकने का काम जो करता है वो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा एक लाइव एग्जांपल हमने दिया था, जो घर में आपका जो पंखे का जो रेगुलेटर होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एक नंबर पे किया तो पंखा धीरे हो गया। क्यों धीरे हुआ? क्योंकि उसको करंट कम मिल रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, करंट को रोका जा रहा है। 2 किया थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, 3 किया और बढ़ गई, 4 किया और बढ़ गया, 5 किया फुल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो गया। अब करंट जितना बाहर से आ रहा है उतना का उतना हमारे फैन में जा रहा है, ठीक है ना। ये था हमारा रेजिस्टेंस का सिंपल लैंग्वेज में। जो बुक में आपको ये डायग्राम दे रखा है इसको समझते हैं क्या होता है ना। ये फैन, ट्यूबलाइट और ये सारे चीज रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपोजिशन ऑफ करंट, है ना। डेफिनेशन, रिस्ट्रिक्शन टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना। कोई भी कंडक्टर ले लो, कंडक्टर या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो जिसमें इज ए गुड कंडक्टर। इंसुलेटर नहीं लेना, कंडक्टर लेना। कंडक्टर हमने लिया, है ना, करंट फ्लो करवाया। करंट फ्लो करवाएंगे तो कंडक्टर में एटम्स है ना, और फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट होता है। तो चार्ज कौन सा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होगा कंडक्टर में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटम से टकराएगा। टकराएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन, एटम क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही रुक गया तो करंट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो इट मींस क्या देख रहा हूं मैं कि जो आपका जो कंडक्टर है वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए रोकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट में करंट फ्लो होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन करंट का मूवमेंट ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, ऐसा होगा। करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट उसके उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से करंट जा रहा है मगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नेगेटिव से दौड़ रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट है। यू हैव टू लर्न दिस। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमने पढ़ रखा था। ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। सिंबल किसे कहते हैं, सिंबल किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ है हमने। अब ये रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज लेंथ ऑफ द वायर। सबसे पहली बात लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, एंड चौथा जो है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये 4 टॉपिक, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपको 4, इसको डिटेल में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर में हमें क्या देखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मतलब वायर की अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यू हैव टू लर्न दिस। वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका जब ग्राफ अगर देखे तो हमने ओम्स लॉ में ग्राफ पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, सीधा स्ट्रेट लाइन बनता है। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, वी और आई में ग्राफ बनाया था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा ग्राफ बन गया स्ट्रेट। पहली बात।
दूसरा चीज क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 एरिया के, या फिर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस ऐसे डिनोट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे डिनोट करते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो 1 एरिया, इनवर्सली किया तो ए, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूं तो एरिया भी, एक एरिया क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। इट मींस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूं तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको समझते हैं हम लोग। अगर मेरा ये मान लो मेरे पास ये वायर है ना, वायर है, वायर ऐसे देखेंगे तो ये तो लेंथ दिखेगा, और वायर को अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, इसका एरिया दिख रहा है। दैट इज वायर किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में होता है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, है ना। और दूसरा एक वायर लेता हूं मैं इसका छोटा सा। अब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एरिया इंक्रीज है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एरिया इंक्रीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जगह मिल गई, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव लार्ज अमाउंट में हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफ करंट, और करंट का फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, कम हो गया। और इन केस ऑफ डायमीटर कम है किसी वायर का, छोटा सा डायमीटर, तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब एरिया जो है वो अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्योंकि एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, और जब जगह ही नहीं मिलेगा तो इट मींस इलेक्ट्रॉन वहां पे रुकेंगे, और रुकेंगे इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ये समझ में आया। अब दोनों को मैं R is directly proportional to L और R is inversely proportional to A, दोनों को रिलेट करूं तो मेरे पास आता है रेजिस्टिविटी, दैट इज R is directly proportional to L upon A। है R is this, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, इसको और इसको, तो R is directly proportional to 1 upon A। ठीक है। अब मैंने ओम्स लॉ भी बताया था, V is directly proportional to I होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता था तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता था, राइट। तो कांस्टेंट लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं, कांस्टेंट लाने के लिए क्या किया, R is equal to रो L by A। आपके बुक में इसको रो को K लिखा हुआ है, आप रो लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, है ना। कांस्टेंट इज इक्वल टू डी। अब मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए, रो चाहिए, तो मैं रो में क्या करूंगा, A डिवाइड में इक्वल टू के उधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R A इज इक्वल टू रो L। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो रो चाहिए तो L मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर भेज दिया तो क्या हो गया, डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। इसकी एसआई यूनिट भी होती है, हम इसी से फॉर्मूले से निकालेंगे एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ का भी क्या होता है, मीटर होता है ना। एरिया, किसी का भी एरिया निकालते हैं तो उसके पीछे क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं या मीटर स्क्वायर होता है। तो मैंने सबसे छोटी यूनिट ले ली, तो यहाँ पे हम समझे इसको, दैट इज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, दैट इज ओम इंटू एरिया क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर अपॉन में लेंथ भी किसमें है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आया, ओम मीटर। किसका, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट। किसका यूनिट, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई आपके पास, ओम मीटर हो गई। यहां तक समझ लिया हमने।
अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर में देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होता है। जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इनकी टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो इस तरीके के मेटल को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। आपको डिटेल में आप इनको 11th में पढ़ोगे, बट राइट नाउ आपको बस इतना समझना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। कोई पूछे तो आपको इतना बोलना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होता है अगर किसी मटेरियल का, तो वो हमारे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या होगा कि अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, है ना। जैसे एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गोल्ड, एज कंपेयर टू कॉपर, एज कंपेयर टू सिल्वर। मतलब सिल्वर की रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, मतलब बहुत कम है, करंट बहुत ज्यादा है। तो मतलब हम घरों में सिल्वर या बाहर हमारी जो एक्सटेंडेड वायर्स लाइन होती है उसमें सिल्वर वायर नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे चोरी लोग बाहर के वायर को तोड़ के ले जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर का, इसलिए कॉपर वायर हम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ ले और बोल दे कि भाई अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यू हैव टू अरेंज इट लाइक दिस। या फिर पूछ ले कि सेमीकंडक्टर के 2 ऐसे नाम बताओ जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।